हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का वर्णन करें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पहले बता चुका है कि अर्थशास्त्र क्या है, उसका डिफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया है। अर्थशास्त्र क्या है, पहला वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये जो दूसरा वीडियो क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो उसी का प्रकार है। तो ये आपका एक अलग क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले समय व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थ देखिए, ये वर्ड हमारे पास है माइक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, यानी कि अर्थशास्त्र में वो बात जो हमें छोटे इकाई की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म कहते हैं यानी छोटा कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। होता क्या है कि माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, ये कौन सा वर्ड से आया? ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से हुआ है इसका उत्पत्ति। और अर्थ क्या होता है इसका? तो इसका अर्थ होता है बहुत छोटा सा या फिर बहुत सूक्ष्म सा होता है। ठीक है, बहुत छोटा भाग होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। अर्थशास्त्र का कोई ऐसा इकाई के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भावों का विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है। छोटा छोटा विश्लेषण। अभी अगर देखे होंगे कि एक आदमी बिजनेस करता है, एक आदमी का रोजगार का बात होता है, एक पूरे देश का रोजगार का बात होता है। तो एक आदमी एक छोटा इकाई हो गया, पूरा देश हो गया बड़ा इकाई। तो हम लोग जो बात करेंगे इसमें सिर्फ छोटा इकाई की बात करेंगे। एक आदमी का क्या मांग होता है, एक व्यक्तिगत क्या ज़रूरतें होते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई, देखिए ध्यान से देखिए, व्यक्तिगत इकाई मतलब किसी व्यक्ति के जो ज़रूरतें होते हैं, जो अर्थशास्त्र से जुड़े बातें होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जिसमें व्यक्ति के गृहस्थ, व्यक्तिगत बाजार और व्यक्तिगत फर्मों आदि का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत एक आदमी तो गृहस्थ होता है, उसके घर की जो जरूरत है उसके बारे में होता है इसमें। और व्यक्तिगत बाजार से कोई खरीद बिक्री लेन देन कुछ भी करता है, जो एक आदमी करता है, वो सब चीज़ें होता है। उसके बाद क्या होता है? व्यक्तिगत अपना कोई फर्म होता है, अपना कोई कंपनी होता है, वो चीज़ होता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि मजदूरी कीमत उद्योग। देखिए मजदूरी, देखिए जैसे मजदूरी कीमत आय उद्योग विशिष्ट वस्तुएं परिवारों विशेष फर्मों आदि का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया था। देखिए यहाँ पे जो चीज़ है वो कोमा छूट गया है हमारे पास। देखिए मजदूरी होना चाहिए, कीमत होना चाहिए, ये सारे चीज़ें जो होता है, जो एक व्यक्तिगत होता है, एक आदमी की ज़रूरत होते हैं, एक फर्म की बात होता है, उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ये चीज़ होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का, उसके परिवार का, उसके अपना जो फर्म होता है, एक आदमी का जो अपना फर्म होता है, एक निजी कंपनी होता है, उसमें क्या कितने मजदूर काम करते हैं, कितना मांग होता है, कितना सप्लाई करता है, वो चीज़ का जो बातें होता है। ठीक है, इसमें आगे देखिए। आगे देखते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए एक देखिए, इसमें देखते हैं। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय अथवा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है? एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है? देखिए, एक आदमी होता है, एक उपभोक्ता होता है, वो अपनी आय और व्यय में किस प्रकार का संतुलन करता है। वो अपन कुछ कमाता है तो आय होता है, अब व्यय करता है, उसे अपने प्लान के हिसाब से खर्च करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में होता है। उसके अलावा ये होता है, एक उत्पादक अपने फैक्ट्री में वस्तुओं का प्रबंध करता है। एक फैक्ट्री होता है एक आदमी का, और फैक्ट्री में वस्तुओं का प्रबंध करता होता है। उससे कितना मजदूर लगाना है फैक्ट्री में, कितना माल बनवाना है, कितना कच्चा माल खरीदना है, कितना बेचना है, ये सारे चीज़ों के उसका व्यक्तिगत है, अपना है। ठीक है, पूरा देश का नहीं होता है, तो अपना होता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्गत आ गया। देखो, किसी एक वस्तु जैसे गेहूं या घी की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है आदि, ये सारे चीज़ भी एक कंपनी का होता है। एक कंपनी होता है गेहूं का, कंपनी होता है घी का, वो सारे उसका कंपनी का कीमत का निर्धारण भी खुद ही करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है, जो अलग अलग विद्वानों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग दी है। तो इसमें सबसे पहला नाम है प्रोफेसर बॉन्डिंग। इसने क्या बताया कि अपनी पुस्तक जो आर्थिक विश्लेषण में ये बताया है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरों, आयों आदि का अध्ययन किया जाता है। एक विशेष परिवार, एक विशेष फर्म, एक विशेष व्यक्ति की जरूरत, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एक व्यक्ति की ही बात होगी यहाँ पे। ये व्यक्ति का लेन देन, व्यक्ति का आय, व्यक्ति का व्यय। ठीक है,
तो ये प्रोफेसर बेंडिंग का भी यही कहना था। उसके बाद दूसरा आया कौन, हेंडरसन क्वांट। इसका क्या कहना है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूह के आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है। होता क्या है कि देखिए व्यष्टिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूह, व्यक्तियों के समूह जो होता है, व्यक्ति होता है, लोग होते हैं, एक परिवार होता है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उसके जो लेन देन होते हैं, उसके जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन होता है। उसका तीसरा देखिए प्रोफेसर मेहता क्या कहते हैं, इसका क्या कहना है कि ने व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कुशों की अर्थव्यवस्था की संज्ञा थी। उसका क्या कहना है कि क्योंकि संबंध मुख्य रूप से व्यक्तिगत इकाइयों से रहता है, ठीक है, व्यक्तिगत बातें होती है इसमें। उसके बाद ये देखिए प्रोफेसर चैम्बरलेन के अनुसार क्या कहना था कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होता है, ठीक है। एक ही बात घूम फिर के आ रहा है कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग बात है कि व्यक्तिगत जो जरूरत होते उसी के इर्द गिर्द वो बातें घूमेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज नहीं जाएंगे, ठीक है, दूसरा व्यक्ति पर नहीं, एक व्यक्ति का बात करेंगे। इसका संबंध अंतर व्यक्तिगत संबंधों से भी होता है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों से, राइट। आगे देखिए इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ एक इकाइयों का बात होता है, सारी इकाइयों का बात नहीं होता है, सारी इकाइयों का बात नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए व्यष्टिक अर्थशास्त्र की विशेषता इस प्रकार है। व्यष्टिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे, देखिए पहला क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या करता है। एक व्यक्ति होता है, उसने जो उसका जो आय होता है, वह अपनी कंपनी में जो उत्पादन करता है वो चीज़ होता है, या फिर वो जो उपभोग करता है वो सारी चीज़ जो उसका उपयोग करता है, वो सारी बातें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विशेषता इसका देखते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। देखिए एक व्यक्ति का जब मांग, जरूरतें, ये सब की बात जब होगी तो एक व्यक्ति पूरे अर्थशास्त्र को तो प्रभावित नहीं कर सकता ना, वो अपना ही परिवार को प्रभावित कर सकता है। वही बात है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का इतना छोटा रूप होता है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है लेकिन बहुत छोटा प्रभाव पड़ता है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए कीमत का सिद्धांत। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत या मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम मांग तथा पूर्ति की घटना का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई अपना फर्म होता है, तो अपने वस्तु का तो जो कीमत वो तय करेगा, तो वो बाजार पे कोई वस्तु का कितना मांग है या कितना सप्लाई है, उसी के अनुसार तो कीमत तय करता है, कीमत रखता है उसी का, ठीक है। अब तक हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र देख लिया, अब हम लोग दूसरा बार समष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे। इसमें देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो यानी कि मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। सब पहले हम लोग पढ़े हैं माइक्रो, अब माइक्रो का अर्थ छोटा होता था, अब इसमें हम लोग देखें मैक्रो यानी कि बड़ा। देखिए अंग्रेजी शब्द मैक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैक्रोज से हुआ है, यानी कि ये वर्ड जो आया है मैक्रोज से, जिसका अर्थ होता है वृहद। वृहद मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अर्थशास्त्र का वह भाग जो बड़े समूह और औसतों के संबंधों पर विचार करता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, बड़े समूहों का अध्ययन होता है, ठीक है, पूरे देश का समूहों का अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि किसी देश की समस्त राष्ट्रीय आय, देखिए बड़े चीज़ का बात किया तो बड़ा देश पूरा देश हो गया। अब पूरे देश का कितना राष्ट्रीय आय होता है, या फिर कितना उपभोग करता है, या फिर कितना उत्पादन करता है, कितना मांग है, कितना पूर्ति है, वो सारी चीज़ें जो पूरे देश लेवल का होता है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यह आप लोग लिटरेचर को देख लीजिए। उसके बाद देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय था कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो प्रोफेसर J.L. हैंसन के अनुसार वृहत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो वृहत बड़े योगों जैसे कि रोजगार, कुल आय एवं कुल आय हो गया, बचत, राष्ट्रीय आय, व्यय के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है, ठीक है। पूरा बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन होता है, पूरा देश का क्षेत्रों को, पूरा देश में बेरोजगारी कितना है या रोजगार कितना है, पूरा देश का आय कितना है, व्यय कितना है, ठीक है। दूसरा विषय था हमारे पास प्रोफेसर के डेविड के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र को आय के सिद्धांत से भी संबोधित किया था। आय के सिद्धांत, ठीक है, कैसे, जो कि समस्त उत्पादन के स्तर को बताता है, यह भी स्पष्ट करता है कि यह स्तर क्यों बढ़ता है अथवा घटता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्योंकि पूरे देश का अध्ययन होता है, इसमें पूरे देश का कोई भी कीमत होता है या फिर आय होता है, आय से ही वस्तुओं की कीमत का घट बढ़
तय होता है, यानी कि मांग और पूर्ति होता है पूरे देश में, उसी के अनुसार कीमत भी बढ़ता घटता है। ठीक है। प्रोफेसर स्टैनले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के योगों के आर्थिक व्यवहार को समझने से है। देखिए समूह के योग यानी ये जितने भी समूह होते हैं सबको अगर एक साथ अध्ययन करेंगे तो वो सारी चीज़ हो जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी दूसरे देश के साथ व्यापार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र निर्यात आयातों की समस्याओं, भुगतान संतुलन एवं विदेशी समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत क्योंकि पूरा देश का बात होता है तो पूरा देश का दूसरे देश के साथ तो व्यापार का लेन देन होता ही है, व्यापार होता है, लेन देन होता है, खरीद बिक्री होता है, तो आयात निर्यात होता ही है ना। आयात का क्या अर्थ होता है, निर्यात का होता है दूसरे देश को बेचना और आयात होता है दूसरे देश से खरीदना। तो दूसरे देश का भारत का अर्थव्यवस्था का कनेक्शन बन जाता है एक तरीके से। मौद्रिक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र देखिए समष्टि अर्थशास्त्र मुद्रा के परिमाण, सिद्धांत, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा विस्फीति आदि का सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हमारे देश की जो मुद्रा होता है, मुद्रा पर भी उसका इफेक्ट करता है कि मुद्रास्फीति होता है। मुद्रास्फीति मतलब कि ये क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, मुद्रा विस्फीति महंगाई का घटना। तो पूरे देश का जब अध्ययन होता है तो महंगाई का बढ़ना या घटना ये सारी चीज़ इस पर होते हैं। उसके बाद देखते हैं व्यापार चक्र। ठीक है। व्यावसायिक चक्रों के क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र समग्र एवं समग्र रोजगार पर पड़ने वाले विनियोग के प्रभाव का विश्लेषण प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट परिवर्तनशील समष्टि इकाइयाँ। परिवर्तनशील समष्टि इकाइयों के अंतर्गत क्या होता है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टि इकाइयों जैसे राष्ट्रीय आय होता है, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि को परिवर्तनशील माना गया है। जब पूरा देश का कर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो राष्ट्रीय आय तो परिवर्तन होता ही है, कभी राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है, कम होता है, कुल उत्पादन भी घट बढ़ होता है, कुल रोजगार भी कभी बढ़ता है, वो रोजगार कभी कम होता है। अभी फिलहाल तो रोजगार कम है। उसके बाद देखते हैं विकास पर। अंत में समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे कारकों का अध्ययन करता है जो आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा चीज़ होता है राष्ट्र के विकास को बाधा कैसे पहुंचाते हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, इससे राष्ट्र विकास में तो खलल पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग का मैंने समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। उसके बाद आप आने वाला है आपका नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी तरह से आपका ये जो वीडियो है वो सिलेबस पर बेस्ड है। तो बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।